एक भारत श्रेष्ठ भारत। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मत में। राजस्थान सरकार की जदोजहद पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हुई नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और आज एक बार फिर आप सभी के साथ अपने नए विषय राजस्थान सरकार दम लगा के हाइशा के साथ। वैसे तो राजस्थान की सियासत से कोई भी अचूक नहीं है, यहाँ तक कि केंद्र भी इसकी राजस्थान की गर्मी से और राजस्थान की सियासत की गर्मी से तप चुका है। पर अभी कुछ ठंडी बूंदों की राहत के साथ एक बार फिर राजस्थान में सियासत जो है वो नरमी की ओर जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सचिन पायलट जो हैं वे कांग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद एक बार राजस्थान फिर आ चुके हैं और जयपुर अपने निवास पर मीडिया से भी रूबरू हो चुके हैं। इसी बीच बात यह उठती है कि आखिर कांग्रेस सरकार के अंदर यह फूट आई कहां से, यह जो चिंगारी थी ये लगी कहां से और कैसे इसने आग जैसा ऐसा भयंकर रूप ले लिया। तो जब हम बात करते हैं 2018 के चुनावों की, तो 2018 के चुनावों में जो जीत का श्रेय था, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, तो जीत का जो श्रेय था वह पूरा सचिन पायलट को दिया गया और जो पद था, जो मुख्यमंत्री का पद था, वह दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अब बताइए, ऐसा तो आखिर कैसे हो सकता है कि सहरा तो बांधा जाए किसी और के सर पर और दुल्हन दे दी जाए किसी और को। आखिर संघर्ष तो होना ही था। इसके बाद सचिन पायलट जो है तभी से कुछ उखड़े और कुछ नाराज नजर आने लगे थे। पहला मौका तब आया जब 2019 में कांग्रेस सरकार एक नियम लेकर आई जिसमें उन्होंने कहा कि गैर निर्वाचित सदस्य भी महापौर और नगर पालिका प्रमुख के पदों पर खड़े हो सकते हैं। पर वहां पर पायलट ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद सरकार को इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। दूसरा मौका तब आया जब 2020 में ही बेड्स की कमी के चलते और सुविधाओं की कमी के चलते 107 कोटा में 107 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इस पर भी पायलट ने अपनी ही सरकार से जवाब मांगा और डॉक्टर रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यह बात कुछ आग में घी डालने जैसा काम करती है। इसके बाद जब हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने भी कई दफा ऐसे आए जब सचिन पायलट पर निशाना साधने से वह पीछे नहीं रहे। जब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार ने एक भी सीट नहीं जीती, उस समय पूरी हार का ठीकरा मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट के सर पर फोड़ दिया और कहा कि सचिन पायलट जो हैं वे अध्यक्ष पद पर नियुक्त है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि कांग्रेस ने एक भी लोकसभा चुनाव की सीट नहीं जीती। वहीं एक बड़ा बयान जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो सियासी ड्रामा अभी चल रहा था, उसके बीच आया कि 18 महीनों से डिप्टी सीएम यानी सचिन पायलट और कांग्रेस के मुख्यमंत्री यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत के बीच में किसी तरीके का वार्तालाप नहीं हुआ। अब आप देखिए, अगर कोविड की सिचुएशन है और इस बीच राजस्थान सरकार के डिप्यूटी सीएम और सीएम के बीच में बातचीत ही नहीं हो रही है, तो आखिर यह सरकार अपने पैरों पर कब तक खड़ी रह सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन पायलट बहुत समय तक यह सभी अपने अंदर दबाए बैठे रहे, लेकिन आखिर इस बम का विस्फोट हो ही गया। 12 जुलाई को सचिन पायलट जो है वे मानेसर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से बात करने की इच्छा जाहिर की, पर वहां कांग्रेस आलाकमान ने उनसे बात नहीं की। यह बात सचिन पायलट को कुछ खासी अच्छी नहीं लगी और जिसके बाद में उन्होंने दिल्ली मानेसर स्थित आईटीसी भारत होटल में अपने समर्थित विधायकों के साथ डेरा डाल लिया। अब वे ना राजस्थान आने के लिए तैयार थे और यहाँ अशोक गहलोत सरकार जो है वे बेहद ही उलझन वाली जो स्थिति थी उसमें दिखाई दी। इसी बीच गहलोत ने भी अपने सभी विधायकों को लेकर फेयरमाउंट होटल, जयपुर के फेयरमाउंट होटल में बाड़ेबंदी कर दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस सरकार जब पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि किसी भी तरीके का कोई भी विधायकों का उन्हें अल्पसंख्यक नहीं है, तो आखिर विधायकों की बाड़ेबंदी की क्यों गई। लेकिन यहाँ अभी स्टोरी शुरू हुई है, यहाँ कहानी की शुरुआत हुई है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ सचिन पायलट के स्वाभिमान पे चोट होती हुई नजर आती है। जी हाँ, एसओजी का एक नोटिस जो है वो सचिन पायलट को जाता है। सचिन पायलट को एसओजी का नोटिस जाता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें खरीद फरोख्त के मामले के लिए उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। अब राजद्रोह का जो इल्जाम था यह सचिन पायलट को बिल्कुल नागवार नहीं था। इसके बाद सचिन पायलट जो है वे टस से मस नहीं हुए और वो दिल्ली स्थित मानेसर होटल में वहीं बैठे रहे, जिसके बाद भाजपा में भी कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आई।
वहीं उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सचिन पायलट को जो है सीपी जोशी का अध्यक्ष जो है यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, उनका एक नोटिस जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर वे यहाँ विधानसभा सत्र के लिए नहीं आए या फिर विधायक दल की बैठकों के लिए नहीं आए तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उन पर और उनके साथी विधायकों पर। इसे लेकर सचिन पायलट ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका की सुनवाई चलती रही, जिसमें 24 जुलाई को हाईकोर्ट की तरफ से सचिन पायलट के पक्ष में कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके बाद आती है शुरुआत, जब सचिन पायलट फिर भी वहां लगातार जो है कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर सभी उन्हें भाजपा में शामिल होने का जो उनके ऊपर एक और दोषारोपण था वो कर रहे थे। इसी बीच सचिन पायलट ने साफ किया कि वे बिल्कुल भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे और साथ ही वे कांग्रेस की सदस्यता ही रखेंगे, पर उन्हें गहलोत सरकार के साथ काम नहीं करना, चाहे उन्हें पद की भी लालसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई संवैधानिक मुद्दों पर जो है, जिस तरीके से सत्ता में कांग्रेस सरकार जो आई थी वह कुछ वादों के साथ आई थी, तो उन्हें वह वादे जो है वे पूरे करवाने थे। इसी के साथ दूसरी ओर जहां हम अशोक गहलोत का रवैया देखते हुए नजर आए, तो अशोक गहलोत कुछ दिनों से जो है बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां उन्होंने सचिन पायलट को पूरी तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से उन्हें आरोपों से भर दिया, जहां उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल नाकारा निकम्मे जैसे शब्दों का उनके द्वारा प्रयोग किया गया। इसके बाद वहां सच जब हालात बिगड़ने लगे तो भाजपा ने भी अपनी सक्रियता इसमें दिखाना शुरू किया। भाजपा लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रही थी कि किस तरीके से जो अशोक गहलोत हैं वे लगातार दबाव बना रहे हैं सचिन पायलट पर, और यहाँ तक कि वे दबाव बना रहे हैं राज्यपाल पर विधानसभा सत्र बुलाने का जो दबाव है वह बनाया जा रहा था। राज्यपाल ने 3 बार प्रस्ताव ठुकराया विधानसभा सत्र शुरू करने का, और कारण रहा कोरोना महामारी। वहीं दूसरी ओर हम आपको यह भी बता दें कि तीसरी बार विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र मान चुके थे और उसके बाद उन्होंने 14 अगस्त को जो है विधानसभा सत्र शुरू करने की अनुमति भी दे दी। पर यहाँ बात यह आती है कि किस तरीके से अशोक गहलोत जो है वे चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है विधानसभा सत्र शुरू हो जाए। विधानसभा सत्र शुरू करने की अनुमति भी कुछ अनोखे अंदाज में दी गई। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, राज्यपाल कलराज मिश्र के भवन में जाकर सभी विधायकों ने धरना दिया, वहां नारेबाजी की और कहा कि जो राज्यपाल हैं वे बिल्कुल भाजपा की तरफ हैं और भाजपा के दबाव में आकर वे विधानसभा सत्र की जो अनुमति है वो नहीं दे रहे। पूरे राष्ट्र में लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है कांग्रेसियों ने लगाया और साथ ही सभी राजभवनों पर धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के समय जब सब पूरे देश में राजभवनों के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय जयपुर में राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन नहीं किया गया और उसका कारण था अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की जनता आकर राजभवन का घेराव कर लेती है तो उनका किसी तरीके का इसमें रोल नहीं होगा, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी वो नहीं लेते। राज्य का मुख्यमंत्री जब इतनी बड़ी बात कहता है तो उस समय राज्यपाल और अशोक गहलोत दोनों पर कहीं ना कहीं दबाव देखने मिल रहा था, जिसे लेकर बाद में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वे जयपुर में और खासकर राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं करेंगे। इसके बाद बात आती है सचिन पायलट की। उसके भी पहले हम आपको भाजपा की बात बताते हैं कि भाजपा ने किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जो है अपनी सक्रियता दिखाई और दिखा रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भी भाजपा लगातार अपने आखिरी दाव पेच है वह भी खेलने की यहाँ कोशिश कर रही है। सबसे पहले शुरुआत में भाजपा ने कहा कि उनका किसी तरीके का खरीद फरोख्त का इसमें हाथ नहीं है और साथ ही यह भी बताया कि उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका किसी तरीके का खरीद फरोख्त में हाथ नहीं है और इसके खिलाफ मानहानि का जो केस है वह भी गहलोत सरकार के ऊपर उन्होंने दर्ज करवाया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा की जो एक कड़ी थी जो सामने नहीं आ रही थी वह थी वसुंधरा राजे सिंधिया। एक ऐसा नाम जो राजनीति के सियासत में बहुत जल्द सामने आ जाना चाहिए था। उनकी किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, इसीलिए लोगों द्वारा कयास लगाए गए कि हो सकता है भाजपा में भी कहीं ना कहीं फूट है। और इसी का जो एक प्रत्यक्ष रूप देखने को मिला वह तब देखने को मिला जब वसुंधरा राजे सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ पहुंची दिल्ली हाईकमान से बातचीत करने के लिए। वहां
गुजरात और मध्य प्रदेश के होटलों में उनके समर्थित विधायक रुके। वहां यह अंदाजा लगाया गया कि उनकी भी बाड़ेबंदी कर दी गई है। हालांकि वे जल्द ही यहाँ लौट आई और उसके बाद उन्होंने फिर एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया कि वे पूरी तरीके से भाजपा के साथ एकजुट है और भाजपा में किसी भी तरीके की फूट नहीं। पर सवाल अब यह उठता है कि आखिर यह 32 दिनों का जो सियासी ड्रामा था, खाली ये क्या एक ड्रामा कहने के लिए था, या ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना जो टैक्स था, जिस तरीके से लोगों का टैक्स लूटा गया ही हम इसे यहाँ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जैसलमेर की होटलें या फिर कहें जयपुर चार्टर विमान से आना जाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मानेसर, यहाँ सभी विधायकों को लाना ले जाना, औसतन 107 विधायक बताए जा रहे हैं जो लगातार इधर से उधर आ जा रहे थे। तो इन सभी का जो खर्चा है वो इनकम टैक्स के रूप में जो जनता का पैसा है वो यहाँ लगा था। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो जनता के वोटों की क्या, आखिर जनता के दिए गए वोट, जिस तरीके से उन्होंने एक लोकतांत्रिक अपने लिए सरकार चुनी थी, उन वोटों का क्या। आखिर जनता सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह बैठे हुए यह देख रही थी कि उनके जो वोट हैं वो सिर्फ एक फुटबॉल की भांति कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में, कभी भाजपा अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी और एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ रही थी जहां कांग्रेस के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया जा सके। अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों पर बौखलाए हुए नजर आए। हालांकि सभी विधायकों के सामने उन्होंने कहा कि वे पूर्ण बहुमत में हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। पर जिस तरीके से उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री के लिए जिस तरीके के शब्दों का चयन किया, वे कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जरूर थे। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि खरीद फरोख्त मामले में एक बड़ा ऑडियो टेप जो प्रकरण था, वो एक बड़ा प्रकरण यहाँ सामने आया, जहां कहा जा रहा है कि गहलोत के जो करीबी हैं उन्होंने ही यह ऑडियो टेप जो थी वो रिलीज की और जिसके बाद में दो जो विधायक हैं गहलोत सरकार के, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, उन्हें यहाँ से निलंबित भी किया गया। हालांकि जब सचिन पायलट वापस यहाँ लौटे हैं तो उसी के साथ विधायक दल की बैठक के बाद अब सचिन पायलट के सभी विधायकों को निलंबन से हटा दिया गया है। जो दोनों विधायक थे उन्हें निलंबन से हटा दिया गया है और खेमे में, जो कांग्रेस खेमे में है, एक खुशी की लहर भी गूंज रही है। पर अभी भी यहाँ सियासत खत्म नहीं होती। सियासत तो अब शुरू हुई है। विधानसभा सत्र जब होगा, विधानसभा सत्र जब शुरू होगा, उसके बाद में किस तरीके की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही है। भाजपा ने विधायक दल की बैठक की, जिसके बाद वो एक फैसले पर पहुंची और फैसला क्या है? फैसला है कि वह अविश्वास प्रस्ताव जो है वह पास करेगी। अब अविश्वास प्रस्ताव अगर भाजपा पास करती है तो इसके दो कारण हैं कि पहली तो उन्हें पता है कि पायलट गुट के वापस आ जाने से अशोक गहलोत गुट के कुछ विधायक जो है वे खासे नाराज जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत गुट के विधायकों की यह मांग थी कि किसी तरीके से पायलट ने बागी तेवर दिखाए हैं, उन्होंने बेहद परेशान किया है आम जनता को भी और साथ ही विधायकों को भी, तो उन पर किसी तरीके की कार्यवाही तो जरूर की जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस आलाकमान जो है वे चाहता है कि सचिन पायलट जो है वे वापस अपने परिवार में आ जाए। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि एक पारिवारिक कलह है जो जल्द ही सुलझ जाएगी। लेकिन इनसे जो एक खासे नाराज जो विधायक नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि भाजपा इन्हीं का फायदा उठाने की कोशिश करती हुई नजर आए। तो भाजपा ने अब एक और जो पासा है, हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये उसका हुक्म का इक्का भी हो जो फेंका है भाजपा ने, कि अब कैसे अविश्वास प्रस्ताव जो है जब विधानसभा में पास किया जाएगा तो क्या गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार इस पर खरी उतर पाएगी, या फिर एक बार जो फिर राजनीति के समुद्र में इनकी नैया डगमगाएगी। यह तो अब तभी पता चल पाएगा जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और शुरुआत के बाद किस तरीके से गहलोत जो है अपनी इस जादूगरी, गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है, तो अपनी जादूगरी दिखाते हुए अपनी सरकार को बचा लेते हैं, या भाजपा जिसने बहुत से राज्यों में कांग्रेस सरकार को धूल चटाई है और बहुत सी सरकारें जो हैं कांग्रेस की राज्यों में गिराती हुई नजर आई है, तो इस बार क्या राजस्थान में भी वे इस मामले में सफल रह पाएगी। पर इन सभी के बीच मैंने जो एक बड़ा सवाल आपसे पूछा है कि आखिर जनता का क्या, सरकार बनाने और गिराने में जनता का क्या, जो ये राजनीति के ठेकेदार हैं, जो लोकतंत्र को सर्वोच्च मान के चलते हैं, इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया। इनके वोटों की कोई कदर नहीं हुई, सभी इनके वोटों को फुटबॉल की तरह इधर से उधर खेलते हुए नजर आए। और दूसरी ओर
जैसा कि मैंने आपको पूछा कि ये जो रुपए थे जहां से आए, जितना इनका क्या खर्चा हुआ, विधायकों को कैसे रखा गया, बाड़ेबंदी में रखा गया और कब तक रखा गया, 32 दिन ऐसी होटलों में, इतनी महंगी होटलों में उन्हें रखा गया और साथ ही इतने चार्टर विमान से इधर उधर ले जाया गया। तो आखिर ये पैसा जो कोविड की सिचुएशन में जनता के काम आना चाहिए था, वह आज अपने ऊपर जिस तरीके से सरकार खर्च कर रही है अपनी सरकार को बचाने में, तो किसी की सरकार को गिराने में, ये कहां तक सही है। इसी के साथ धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।